एवरीवन, हमारे 12th इकोनॉमिक्स के वन शॉट लेक्चर सीरीज में आज हम देखने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। बच्चों ये जो चैप्टर है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स। बच्चों आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स। आई एम टेकिंग दिस सीरीज सो दैट कम समय में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर। तो कम समय में अगर आपको रिविजन अच्छी से करनी है, do ensure that you go through all these lectures. Without any further delay, let's begin with today's question. Correlation. Personal income tax is dash, goods and service tax, GST is indirect tax. अगर GST indirect tax है तो personal income tax को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं direct tax. Next, the period of inflation is surplus budget. पीरियड ऑफ डिप्रेशन इज डैश। ये टाइप्स ऑफ बजट में हमने देखा है बच्चों, दिस इज डेफिसिट बजट। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज डैश, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है इसे हम कहते हैं नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ओके अगर ये याद नहीं आ रहा है बच्चों, डोंट वरी, ये क्वेश्चंस कवर करने के बाद वी आर गोइंग टू ब्रीफली डिस्कस एंटायर चैप्टर, तो आपको ये सब रिवाइज हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, गिव इकोनॉमिक टर्म, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। क्या कहते हैं हम इसे हम कहते हैं बजट। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मेड फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं इसे हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। नेक्स्ट, द टैक्स व्हिच इज पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो डायरेक्ट टैक्स इज पेड ऑन द इनकम एंड प्रॉपर्टी। डेट्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज आउटसाइड द कंट्री, इसे हम कहते हैं बच्चों एक्सटर्नल डेट। विद इन द कंट्री होगा तो इंटरनल, आउटसाइड द कंट्री है तो एक्सटर्नल। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन। एक्सटर्नल डेट, फॉरेन बैंक्स, वर्ल्ड बैंक, IMF, सेंट्रल बैंक। ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक इज इंटरनल डेट, बाकी सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, फीस, पेनल्टी, वेल्थ टैक्स, स्पेशल लेवी। अभी ये तो नाम में ही है, वेल्थ टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स रेवेन्यू। ओके नेक्स्ट, फीस, गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड GST, ये सारे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, GST इज टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बजट, डेफिसिट बजट, जीरो बजट, बैलेंस्ड बजट एंड सरप्लस बजट। तो यहाँ पे जीरो बजट ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों, सो दिस इज आवर ऑड वन आउट। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, consumption expenditure and developmental expenditure. So consumption expenditure, these are odd one out here. Okay, next, complete the statements. Budget that consists of revenue receipts and revenue expenditure, इसे हम कहते हैं revenue budget. Next, public expenditure of any government shows dash. हमारा जो public expenditure है ये क्या है, ये बढ़ता जाता है, right? So it shows an increasing trend. Obligatory functions of the government is dash, provision of education and health, provision of pension, maintaining internal law and order, provision of welfare measures. अब हमें पता है कुछ functions होते हैं obligatory और कुछ functions होते हैं optional. तो maintaining internal law and order is an obligatory function of the government. Moving ahead, assertion and reasoning. Assertion, government sells bonds to its citizens. क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है? यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। रीजनिंग, सेलिंग बॉन्ड्स इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरनल डेट। अगेन दिस स्टेटमेंट अपने आप में ये ट्रू है। नाउ लेट अस सी वेदर द रीजनिंग इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। गवर्नमेंट सेल्स बॉन्ड्स टू इट्स सिटीजंस, कैन वी से दैट इसका एक्सप्लेनेशन ये है दैट सेलिंग बॉन्ड्स इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरनल डेट? यस, इसका एक्सप्लेनेशन है, दैट इज वाई हमारा आंसर आ जाएगा
A and R are true and R is the correct explanation of A. Assertion. Debt raised by the government from borrowings from World Bank is internal debt. No, World Bank से borrow किया मतलब ये external debt होना चाहिए. So this is a false statement. Next, reasoning. Government of India borrowing can borrow funds from the World Bank for provision of water supply. Yes, we know that government can borrow funds from the World Bank. So this is a true statement. तो हमारा आंसर आ जाएगा A is false but R is true. Choose the correct option. First one, optional functions of the government. हमने देखे थे गवर्नमेंट के दो टाइप के फंक्शंस होते हैं प्राइमरीली, obligatory and optional functions. तो optional क्या है? Let us see. First, protection from external attack. No, this is an obligatory function. ये तो करना ही पड़ेगा. Provision of education and health services. Yes, this is an optional function. Provision of social security measures. Yes, ये भी optional function है. And collection of tax. This is obligatory. Again, तो हमारा optional function क्या आ जाता है यहाँ पे? दो चीजें हैं, education and health and social security measures. तो आंसर है B and C. Okay? Question number 2. Obligatory functions of the government. Provision of employment. This is an optional function. Maintaining internal law and order. Yes, this is important. This is obligatory. Welfare measures. Optional function है. Exporting goods and services. This is also optional. तो यहाँ पे obligatory function is maintaining internal law and order. That is only B. Definition. Public finance is one of those subjects which are on the borderline between economics and politics. Is given by whom? तो हमने public finance के definitions देखे थे बच्चों, और ये definition किसने दिया है? This definition is given by Professor Hugh Dalton. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा only C. ठीक है? Next, non-tax sources of revenue. Non-tax sources of revenue क्या क्या है? Let us see. Direct and indirect tax. अभी नाम में ही है tax, so this is not non-tax, right? Direct tax and fees ये भी नहीं है. Fees and special levy. तो ये जो दोनों है fees and special levy, ये है non-tax revenue for the government. So our answer will be C and D. Okay? आगे. Trends shown by public expenditure of any government shows following trend. अब हमने देखा था trends shown in public expenditure. हमारा जो expenditure है वो हर साल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? हर साल ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है. It shows an increasing trend. Why? Because हमारी एक developing economy है, तो बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो it is shows an increasing trend. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा only B. Okay? Next question. Identify the right group of pairs from the given options. अब बच्चों देखो यहाँ पे भी ना कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाएगा identify the wrong group of pair. Okay? So please be very very attentive when you're reading the question. Question सही से पढ़ो. राइट पेयर आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. ठीक है? अभी डायरेक्ट टैक्स किसे कहेंगे हम? डायरेक्ट टैक्स इज पर्सनल इनकम टैक्स. तो ये हमारा पेयर हो गया एक. सेकेंड, इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है इंडिया में? जीएसटी. फीस एंड फाइन्स ये क्या है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू है. इट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू. एंड सरप्लस बजट ये इन्फ्लेशन में काम आता है. बजट के हमने 3 टाइप्स देखे थे. सो दिस इज एन इन्फ्लेशन बजट. ओके, तो हमारा आंसर है 1D, 2C, 3A and 4B. ये क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर C. Getting it? Next, distinguish between the following concepts. So, number 1, public and private finance. तो देखिए इस तरह से आपको लिखना है, ये आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है बच्चों. देखिए पब्लिक फाइनेंस क्या है? पब्लिक फाइनेंस ऑफर्स मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टू द सोसाइटी. है ना? ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल एडवांटेज होना चाहिए. लेकिन प्राइवेट फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा जो प्राइवेट इंटरेस्ट है वो फुलफिल होने चाहिए. राइट? सेकेंड, गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमिन्स द वॉल्यूम एंड डिफरेंट वेज ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट को कितने एक्सपेंडिचर की जरूरत है वो पहले डिटरमिन होता है. लेकिन फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल्स हम क्या करते हैं? पहले हम देखते हैं हमारा इनकम कितना है और फिर हम खर्चा डिसाइड करते हैं. है ना? एन इंडिविजुअल considers his income and then determines the volume of expenditure. Number 3, credit status. High degree of credit is there in the market for public finance. लेकिन private finance का comparatively low degree होता है. So credit of a private individual is limited. Right to print currency. हमारा जो government है through RBI it can print
currency notes, right? The government can print notes through RBI. Private individuals do not enjoy this right. Next, elasticity of finance. Public finance is highly elastic, right? हमें जब चाहिए तब हम थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट फाइनेंस है वो इतना ज्यादा इलास्टिक नहीं होता है. Public finance is more elastic. There is not much scope for changes in private finance. And last, effect on economy. Tremendous impact on the economy of a country. Public finance का बहुत ज्यादा impact होता है ना, बिकॉज सोसाइटी के वेलफेयर के लिए तो पूरे नेशन पे इसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस का कोई इम्पैक्ट सोसाइटी पे नहीं होता है. सो देयर इज मार्जिनल इफेक्ट ऑन द नेशनल इकोनॉमी. ओके, सो दीज आर द 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस. गेटिंग इट? चलो नेक्स्ट क्या है? इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट. देखिए अभी इसके हम डिफरेंशिएशंस देख लेते हैं. व्हेन गवर्नमेंट borrows from its citizens, banks, central bank, financial institutions, business houses, etc. within the country, country के अंदर जब होता है borrowing तो हम कहते हैं internal debt. और external क्या होता है? जब हम बाहर के organization से पैसा लाएंगे. When government borrows from foreign governments, foreign banks or institutions, international organizations, it is known as external debt. Okay? एग्जाम्पल, इंडियन गवर्नमेंट टेकिंग लोन फ्रॉम आरबीआई, ये इंटरनल डेट का एग्जाम्पल हो गया. लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है या फिर आईएमएफ से लोन लेती है तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल डेट. ओके, इंटरनल डेट इज वॉलंटरी और कंपल्सरी इन नेचर, लेकिन जो एक्सटर्नल डेट होता है वो पूरी तरह से वॉलंटरी होता है. इस यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है किसी पे भी. ओके, इंटरनल डेट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. जाहिर है ना, कंट्री के अंदर ही हो रहा है जो भी हो रहा है तो डोमेस्टिक करेंसी यूज होगी. लेकिन जो एक्सटर्नल डेट है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी यूज होती है. एंड लास्ट, इट इज लेस कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट. ऑब्वियसली डोमेस्टिक करेंसी यूज हुई है, आपके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो ये लेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है. लेकिन एक्सटर्नल डेट में पहले तो फॉरेन करेंसी है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होंगे, आपके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे हर एक कंट्री से डील करने के लिए, राइट? तो इसलिए थोड़ा मैनेजमेंट इसका कॉम्प्लेक्स हो जाता है. Right? So these are the 5 points of differentiation between internal debt and external debt. ठीक है? Let's move to the next question. Developmental and non-developmental expenditure. Let us see. The government expenditure which yields direct productive impact on the economy is called developmental expenditure. इसका तुरंत direct impact होता है हमारे इकोनॉमी में. लेकिन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऐसे होता है जो इनकर तो करना पड़ता है लेकिन इसका डायरेक्ट कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है इकोनॉमी पे. द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच डज नॉट यील्ड एनी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इज कॉल्ड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. यहाँ पे वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिव इम्पैक्ट. यहाँ पे प्रोडक्टिव इम्पैक्ट नहीं है और यहाँ पे इट यील्ड्स डायरेक्ट प्रोडक्टिव इम्पैक्ट. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, R&D, इन सब से क्या होगा? इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा. लेकिन कोई वॉर हो रहा है, उसके लिए जो एक्सपेंस है ये जरूरी है, लेकिन उसके वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो ये नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है. देखिए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वॉर एक्सपेंसेस, एटसेट्रा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Special assessment and special levy. Let us see. Special assessment refers to payment made by citizens of a particular locality in exchange of certain special facilities provided to them by the local authorities. कोई पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए ही ये स्पेशल सर्विसेज है तो हम इसे स्पेशल असेसमेंट कहते हैं. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. लोकल बॉडीज can levy special tax on the residents of a particular area where extra special facilities of roads, energy, water supply etc. are providing. For example, एक नया बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी. जैसे आपको वहां पे लाइट चाहिए, आपको वहां पे वाटर चाहिए, ये सारे फैसिलिटीज सिर्फ उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट? तो ये जब होगा, ये कनेक्शंस आप लोगे, उसके लिए जो भी एफर्ट्स हो रहे हैं वो स्पेशल असेसमेंट में आते हैं. ओके, स्पेशल लेवी क्या होता है? स्पेशल लेवी इज चार्ज ऑन कमोडिटीज whose consumption is harmful to the health
एंड वेल बीइंग ऑफ सिटीजन्स। हार्मफुल इफेक्ट्स जिसके होते हैं उस पे जो चार्जेस लेवी होते हैं उसे हम कहते हैं स्पेशल लेवी। लेट्स रीड। ड्यूटीज लेवीड ऑन वाइन, ओपियम एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स। ये क्यों होता है? बिकॉज इनका हेल्थ हजार्ड्स है इन्हें कंज्यूम करने पे, तो इस पे स्पेशल लेवी होता है, दैट एडिशनल चार्ज देना पड़े ताकि इनके प्राइसेस बढ़ जाए, और अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऐसा होप होता है कि इनकी जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न रेवेन्यू थ्रू प्रोविजन ऑफ स्पेशल फैसिलिटीज। ये जो स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है, स्पेशल असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल जाए, लेकिन जो लेवी होता है उसका रेवेन्यू अर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव है डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ सच कमोडिटीज। ओके, तो स्पेशल असेसमेंट रेवेन्यू जनरेशन के लिए होता है, और स्पेशल लेवी जो होता है इट इज देयर टू डिस्करेज सच एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हो गया स्पेशल असेसमेंट एंड स्पेशल लेवी। एंड लास्ट क्या है बच्चों, देखिए लास्ट डिफरेंशिएशन हमें पूछा गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। लेट अस सी। डायरेक्ट टैक्स refers to the tax paid on the basis of income and property of the taxpayer, right? लेकिन जो indirect tax है that is levied on goods or services, it is paid at the time of production or sale and purchase of commodity or service. Okay? Directly हमारे income पे जो tax होता है वो होता है direct tax, लेकिन जब भी हम production या sell करते हैं commodities का, services का, उस पे जो हमें tax pay करना पड़ता है वो हो जाता है indirect tax. Alright? डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कौन बेयर करता है? देखो, द बर्डन इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लेवीड। हमारा इनकम टैक्स है तो हम पे करेंगे, बर्डन हम पे आता है, राइट? इट इज इम्पॉसिबल टू शिफ्ट इट। मैं ऐसे नहीं कह सकती गवर्नमेंट को कि मेरा इनकम टैक्स है लेकिन मैं इस साल नहीं पे करती हूँ, ये XYZ पर्सन पे कर देगा ऑन माई बिहाफ। दैट इज नॉट डन। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाता है। द बर्डन कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर, दैट इज प्रोड्यूसर्स, टू अदर पर्सन्स। ये कैसे शिफ्ट होता है? फॉर एग्जाम्पल, जो भी कोई मैन्युफैक्चरर है उसको जीएसटी पे करना है तो वो क्या करता है? वो जो फाइनल कंज्यूमर्स है जैसे हम और आप, उनसे वो कलेक्ट करता है जो भी कमोडिटी हम खरीद रहे हैं उस पर कुछ ना कुछ जीएसटी हम पे कर रहे हैं, वो जीएसटी वो मैन्युफैक्चरर के पास जाता है और मैन्युफैक्चरर इन टर्न वो पे करता है गवर्नमेंट को। तो उससे क्या कर दिया? उसका बर्डन शिफ्ट कर दिया, वो उसके पॉकेट से जीएसटी नहीं दे रहा है, वो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है फाइनल कंज्यूमर से, इसलिए हम कहते हैं ये बर्डन शिफ्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, द इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। जैसे कि हमें पता है बर्डन ही नहीं आप शेयर कर सकते हो ना, तो एक ही पर्सन पे इंपैक्ट हो रहा है, लेकिन इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। अलग अलग कंज्यूमर्स है तो अलग अलग कंज्यूमर्स पे उसका इंपैक्ट जा रहा है। ठीक है, लास्ट, पर्सनल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है इंडिया में? जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विद रीजंस whether you agree or disagree with the following statement. ओके, कभी भी याद रखिए बच्चों, जैसे जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं सबसे पहले आप बोलोगे whether you agree or disagree. फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी होगी yes I agree with this statement, या होगी no I do not agree with this statement. फिर आप प्रॉपरली आपके रीजंस लिखोगे 1 2 3 4 5, इस तरह आपको लिखना है पॉइंट वाइज, एंड लास्ट में आपको कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, इस तरह प्रॉपर प्रेजेंटेशन करिए बच्चों, बिल्कुल आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बहुत ही स्कोरिंग होता है अगर आपने ठीक से प्रेजेंट किया। बहुत बार मैं देखती हूँ बच्चों को आते हैं आंसर्स लेकिन उनका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं रहता है। Ensure that you write it in a particular fashion that जो एग्जामिनर है उसे भी वो चेक करते वक्त जरा अच्छा लगे, the student has understood this concept properly. ठीक है, let's read. Obligatory function is the only function of the government. मुझे बताइए, do you agree with this statement? No, the government performs obligatory as well as optional functions, right? So आपका आंसर होगा no, I disagree with this statement. और reasons आपको देखो कैसे लिखने हैं, यहाँ पे देखिए। No, I disagree with the above statement. The government performs obligatory as well as optional functions. ये आपने लिख लिया। अब आप reasons की ओर बढ़ोगे 1 2 3 4. Let's see. The functions of the government can be classified as obligatory and optional functions. अब दोनों functions क्या है वो आप brief में बताएंगे। Obligatory functions include protection from external attacks, maintaining internal law and order, etc. Optional functions include provision of education, health, social security,
like pensions, other welfare measures, etc. Hence, obligatory functions are not the only functions that are performed by the government. देखिए इस तरह कैसे आपने पॉइंट वाइज लिखा, आप जो बोल रहे हो उसे आप बैक कर रहे हो विद प्रॉपर रीजंस. इस तरह लिखो बच्चों दैट एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपको पूरे मार्क्स देने में. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. Fines and penalties are a major source of revenue for the government. अब फाइन्स और पेनल्टीज जो होते हैं वो क्यों होते हैं? वो किए जाते हैं सो दैट एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर डिस्करेज किया जाए. वो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू कैसे हो सकते हैं गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है? जो टैक्सेस वो कलेक्ट करते हैं लोगों से, राइट? सो यू हैव टू स्टेट दैट आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट. देखिए, नो आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट. Fines and penalties are not a major source of revenue for the government. Okay, तो आपने सही स्टेटमेंट लिख दी. अब आप रीजंस के साथ बोलोगे that why this is the correct statement. Okay, the government earns revenue from tax as well as non-tax sources. Fines and penalties are non-tax sources of public revenue. ठीक है? The government imposes fines and penalties on people who violate the laws framed by the government. अभी आपने ये बता दिया that fines and penalties आप क्यों impose करते हो? अगर you are breaking some laws तो आपको ये fines and penalties impose किए जाते हैं, right? Fines for violating traffic rules etc. लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हम ट्रैफिक रूल्स वायलेट करके इनकम जनरेट होता होगा गवर्नमेंट का, वो बहुत मेजर सोर्स है उनके टोटल इनकम का? Of course not, right? The objective here is not to earn income, but to discourage the citizens from violating the laws. Objective change हो गया. यहाँ पे क्या है? That we have to discourage such behavior. ये discourage करने के लिए ये fines और penalties होते हैं, right? However, it cannot be said that individuals will consistently violate the laws of the country. हम ये तो नहीं कह सकते that individuals बार-बार यही करते रहेंगे. They are definitely going to violate laws और government बहुत सारा पैसा इसी से कमाएंगी. नहीं, कुछ गिने चुने लोग होते हैं. इतनी आबादी वाला देश है हमारा, तो कुछ लोग होते हैं जो लॉज वायलेट करेंगे, उन पे हम पेनल्टीज इंपोज करते हैं, राइट? हेंस द पब्लिक रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम फाइन्स एंड पेनल्टीज इज स्मॉल. आपने ये एग्जांपल से समझा दिया कि ये छोटा सा पार्ट है हमारे टोटल रेवेन्यू का. हेंस फाइन्स एंड पेनल्टीज आर नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. टैक्सेस आर अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. ओके, देखिए इस तरह से बच्चों प्रॉपरली आपको ये आंसर लिखना है. Getting it? चलो next. The GST has replaced almost all indirect taxes in India. Yes, this statement is true. GST जब से आया है बहुत सारे जो indirect taxes है वो GST के अंडर अभी आ जाते हैं. Let us see. Yes, I agree with the above statement. Indirect tax is tax levied on goods and services. It is paid at the time of production or sale and purchase of commodity or service. Before GST was introduced, there were various indirect taxes like service tax, value added tax, excise duty etc. इस तरह बहुत सारे अलग अलग taxes हुआ करते थे इंडिया में. लेकिन जब से GST आया है तो ये सारे taxes merge होके एक tax हो गया. GST is a comprehensive tax introduced with the objective of unifying all the indirect taxes levied at different stages of production. It has been introduced in India from 1st July 2017. तो क्या हो गया? ये एक comprehensive tax हो गया. सारे जो अलग अलग taxes थे उनको मिला के हमने एक head में डाल दिया, that is GST. Hence, GST has replaced almost all the indirect taxes in India. Getting it? चलो next question. Democratic governments do not lead to increase in public expenditure. अब democratic governments का सबसे important part क्या होता है? यहाँ पे बहुत elections होते हैं. This is the crux of democracy, right? तो elections अगर होंगे तो election में खर्चा भी तो बहुत आता है. तो obviously जो public expenditure है वो democracies में ज्यादा होता है. तो ये जो दिया है ना, do not lead, ये क्या है? This is wrong. So you have to say I disagree with this statement. देखिए किस तरह आप लिखेंगे. No, I disagree with the above statement. Democratic governments lead to an increase in the public expenditure. Now reasons. In many countries in the world, modern government has adopted a policy of intervention
for the economic and social development of the country instead of adopting a policy of non-intervention. मतलब पहले के जमाने में क्या होता था, laissez-faire policy था, that government सिर्फ obligatory functions करती थी, लेकिन अब जो modern economies है वहां पे obligatory as well as optional functions होते हैं so that economy का social development भी हो, ठीक है. The modern governments spend heavily on obligatory as well as optional functions such as provision of health, education, social security, etc. है ना, तो दोनों जगह पे आपके खर्चे चल रहे हैं. ऊपर से you're also democracy. A democratic government is a government where citizens of the country get to elect their representatives to govern the country. अब ये जो elections होंगे उसमें खर्चा होगा ना. A democratic form of government is expensive due to regular elections and other activities. There has been an increase in public expenditure over the years ड्यू टू सच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मतलब आप डेमोक्रेसी हो तो आपको इलेक्शंस भी लड़ने हैं, और आप मॉडर्न इकोनॉमी हो, मॉडर्न गवर्नमेंट है आपका, तो आपके ऑब्लिगेटरी फंक्शंस तो है ही, साथ साथ ऑप्शनल फंक्शंस भी है. तो इसके वजह से द एक्सपेंडिचर शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड. हेंस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स लीड टू एन इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. ओके, आगे Question number 5. Public finance is more elastic than private finance. Yes, अभी हमने देखा है ऊपर that public finance elastic होता है ज्यादा. Let's see what are the reasons. I agree with the above statement. Let's see the reasons. Private financial transactions are carried out by individuals or private entities for fulfilling private interests, right? In contrast, public financial transactions are carried out by the government for the purpose of maximizing benefits of the society. तो दोनों के जो प्राइमरी पर्पस है उसमें ही बहुत फर्क है. यहाँ पे प्राइवेट इंटरेस्ट है और यहाँ पे सोसाइटी के इंटरेस्ट है, ठीक है. There is not much scope for changes in private finance. प्राइवेट फाइनेंस आप कितना ही चेंज कर लोगे, लेकिन पब्लिक फाइनेंस में government determines the volume and different ways of its expenditure based on the need of the hour. मतलब अभी क्या जरूरत है, कितने एक्सपेंडिचर की, कौन से सेक्टर को जरूरत है, ये पहले आइडेंटिफाई करते हैं गवर्नमेंट, राइट. गवर्नमेंट पहले ये नहीं देख रहा है कितना इनकम है, गवर्नमेंट पहले देख रहा है कितना एक्सपेंडिचर की जरूरत है पूरा देश चलाने के लिए, ठीक है. द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो प्रिंट नोट्स थ्रू आरबीआई, राइट. तो एक्सपेंडिचर देख रहा है, इट कैन प्रिंट नोट्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, इट कैन टेक लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इफ रिक्वायर्ड. हेंस यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, बहुत सारा इलास्टिसिटी है. Hence, public finance is more elastic than private finance. आगे, identify the concept. Ashok paid income tax of 80,000 during the financial year 21-22. ये income tax पे किया है, तो क्या concept है ये? Direct tax. A tax which is levied on the income or property of an individual, and so in which the impact and incidence of tax is on the same person. It is called direct tax. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का ये प्राइमरी डिफरेंस होता है बच्चों, दैट जो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस होता है ये डायरेक्ट टैक्स पे सेम पर्सन में होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में ये जो बर्डन है ये ट्रांसफर किया जा सकता है. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स. नेक्स्ट, रोहिणी यूज्ड टू हैव टू पे लेस इनकम टैक्स व्हेन हर इनकम वाज लो, बट नाउ शी हैज टू पे मोर इनकम टैक्स ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम. इसे हम कहते हैं बच्चों प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम. जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता है, अगर टैक्स रेट्स भी चेंज हो रहे हैं, टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स. दिस इज द टाइप दैट इज फॉलोड इन इंडिया. लेट अस सी, इफ द टैक्स रेट्स इंक्रीज इन प्रपोर्शन टू द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, such a tax structure is called progressive tax structure. Okay, I hope you all have understood all these questions clearly. अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों, आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड डू लेट मी नो दैट ये सारे कॉन्सेप्ट्स में सबसे ज्यादा आपको कौन सी कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगती है. अभी हम क्या करने वाले हैं, वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस दिस एंटायर चैप्टर. तो जो भी कॉन्सेप्ट्स में आपको कोई भी डाउट है वो सब हम क्विकली रिवाइज करके क्लियर कर लेंगे. Now let us see public finance in India. Public finance is one of the old branches of economics which highlights the role and functions of the government in an economy. Government के functions को जो highlight करते हैं उसे हम कहते हैं public finance. Government is a formal or informal institution
created by the people in a specific region to perform various functions such as protection from external attacks, protection of private property, generation of employment, etc. तो गवर्नमेंट बहुत सारे फंक्शंस करता है बच्चों, और वो जो सारे फंक्शंस है उसे हम प्राइमरीली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस एंड ऑप्शनल फंक्शंस. लेट अस सी. प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर आर ऑब्लिगेटरी फंक्शन. मतलब ये करने ही है, ये कंपलसरी होते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑब्लिगेटरी. बिकॉज अगर कोई एनिमी हम पे अटैक करे तो ऑब्वियसली हमारे गवर्नमेंट ने हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन होता है. अभी जो दूसरा है दैट इज ऑप्शनल, मतलब वो किए तो भी चलेगा, नहीं किए तो भी चलेगा, ऐसे फंक्शंस है. लेट अस सी. प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, provision of social security like pension and other welfare measures are optional functions of the government. तो कोई कोई welfare measures government conduct करते रहते हैं, वो हो गए optional functions. Okay? Meaning and nature of public finance. To perform the above mentioned functions, any government needs funds which can be received from various sources. अब ये जो सारे functions है, इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा, right? और ये खर्चा करने के लिए पैसा होना जरूरी है गवर्नमेंट के पास, और वो पैसा कहाँ से आएगा? उसे हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस. तो कुछ इनकम के सोर्सेस है जहां से ये पैसा गवर्नमेंट को मिलने वाला है. नाउ लेट अस सी डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस. Different economists have defined public finance in their own ways. Let us see. According to Hugh Dalton, public finance is one of those subjects which are on the borderline between economics and politics. का कहना है इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है ये और पॉलिटिक्स का भी है. क्यों? लेट अस सी. इट इज कंसर्न्ड विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज and with adjustment of one with the other. Since we study the activities of the government in political science too, public finance also constitutes a part of study of political science. मतलब उनका कहना है बिकॉज ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ये पॉलिटिक्स का भी हिस्सा हो सकता है, दैट इज वाई ये इकोनॉमिक्स का भी हिस्सा है. सो इकोनॉमिक्स एज वेल एज पॉलिटिक्स दोनों का हिस्सा हो जाता है पब्लिक फाइनेंस. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिनले शिराज, public finance is the study of the principles underlying the spending and raising of funds by public authorities. Public authorities spend करते हैं मतलब खर्चा करते हैं, और रेज करते हैं फंड्स मतलब लोन लेते हैं. ये सबका जो स्टडी है इसे हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस. ओके, सो अलग अलग इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन होती है बच्चों. अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो. नाउ लेट अस सी डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस. प्राइवेट फाइनेंस मतलब हम और आप जो फाइनेंस करते हैं इंडिविजुअल्स, उसे हम कहेंगे प्राइवेट फाइनेंस. लेट अस सी. ऑब्जेक्टिव. पब्लिक फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टू द सोसाइटी, बट प्राइवेट फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव है फॉर प्राइवेट इंटरेस्ट. राइट, हम और आप जो खर्चा करते हैं वो हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए, बट पब्लिक फाइनेंस में जो खर्चा होता है वो पूरे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होता है. राइट. नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर. Government first determines the volume and different ways of expenditure. कितना खर्चा है और वो कैसे करना है ये गवर्नमेंट डिटरमिन करती है. लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए क्या होता है? लेट अस सी. An individual considers his income and then determines the value of expenditure. Obvious है ना, हमारे पास जितना इनकम होगा वही डिसाइड करेगा हमें कितना खर्चा करना है. राइट. लेकिन गवर्नमेंट पहले डिसाइड करता है कितना खर्चा करना है, वो कहाँ कहाँ यूज करना है. ओके. नेक्स्ट, क्रेडिट स्टेटस. हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट. पब्लिक फाइनेंस का क्रेडिटेबिलिटी हाई है, प्राइवेट फाइनेंस का थोड़ा लिमिटेड है. राइट. नेक्स्ट, राइट टू प्रिंट करेंसी. गवर्नमेंट कैन प्रिंट नोट्स थ्रू द आरबीआई. नाउ वी नो दैट, बट प्राइवेट इंडिविजुअल डज नॉट एंजॉय सच राइट. नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस. Public finance is more elastic. There is not much scope for changes in private finance. Private finance will depend on the availability of income. In public finance is elastic. Income जितना भी हो, लेकिन बहुत सारे खर्चे जो करने ही पड़ते हैं, तो हम डेट लेके गवर्नमेंट वो खर्चा करती है. ओके. इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी. Tremendous impact on the economy of the country. Obviously ना, because ये खर्चा ही हम सोसाइटी के लिए करते हैं, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है सोसाइटी के लिए, देन ऑब्वियसली उसका बहुत इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी में. लेकिन इसका जो प्राइवेट फाइनेंस है
उसका मार्जिनल इफेक्ट होता है नेशनल इकोनॉमी। तो दीज आर द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। अभी जो पब्लिक फाइनेंस है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है देखो, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, फिस्कल पॉलिसी एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी ये सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस सी पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या लोकल बॉडीज हो, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन्स, फॉर सेटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड्स एंड फॉर प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। जो खर्चा किया जाता है वो तीन चीजों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सेटिस्फैक्शन ऑफ कलेक्टिव नीड्स के लिए या फिर सोशल वेलफेयर के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे हम कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। नाउ लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सबसे पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इनकर्ड फॉर कैरिंग आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट and various services. It is incurred regularly. As the name suggests, revenue है मतलब ये बार बार इनकर होता है। हर रोजमर्रा के जो फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के वो कैरी करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेट अस लुक एट द एग्जांपल। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एटसेट्रा। राइट, जो बार बार खर्चा होता है वो रेवेन्यू होगा। तो नाउ लेट अस लुक एट capital expenditure. Capital expenditure of the government is expenditure for progress and development of the country. For example, huge investment in different development projects, loans granted to the state government and government companies, repayment of government loans, etc. अभी आप ही देख लीजिए, आसपास देखेंगे कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ये जो खर्चा गवर्नमेंट करती है इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, राइट? और ये बार बार नहीं होता है खर्चा, राइट? ये खर्चा बहुत ज्यादा होता है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज प्रोडक्टिव इन नेचर। द एक्सपेंडिचर which results in generation of employment, increase in production, price stability, etc. is known as development expenditure. For example, expenditure on health, education, industrial development, social welfare, etc. मतलब जिस चीज से कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रहा है ऐसा खर्चा अगर किया तो उसे हम कहेंगे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ऐसा कोई खर्चा किया जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गए तो वो हो जाएगा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन ऐसा खर्चा जो करना तो जरूरी है लेकिन उससे एक्चुअली कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, that will be non-development expenditure. Let us see. On the other hand, the government expenditure which does not yield any direct productive impact on the country is called non-developmental expenditure. For example, administration costs, war expenses, etc. These are unproductive in nature. ये आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। जो वॉर के एक्सपेंसेस होते हैं वो करना बहुत जरूरी है लेकिन क्या वो प्रोडक्टिव है नेचर में? उससे हमारा कोई फायदा हो रहा है? नहीं, लेकिन हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये खर्चा करना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर के टाइप्स देख लिए बच्चों, रेवेन्यू, कैपिटल, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नाउ लेट अस लुक एट द रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो खर्चा है गवर्नमेंट का वो हर साल बढ़ता जाता है, वो क्यों बढ़ रहा है ये याद रखने के लिए आपका शॉर्ट कोड है बच्चों, एड UPI ID। नाउ लेट अस सी, ए से स्टार्ट होता है एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। एज मेंशन्ड अर्लियर, मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो आजकल के गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत सारे फंक्शंस अंडरटेक करते हैं और इसलिए उनको बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। पहले जो गवर्नमेंट्स होते थे वो जनरली सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस करते थे, अब सारे ऑप्शनल फंक्शंस भी गवर्नमेंट करती रहती है सो दैट हमारी जो इकोनॉमी है ये डेवलप हो और इसलिए हमारा जो खर्चा होता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। दीज फंक्शंस इंक्लूड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, public recreation, etc. It is observed that new functions are continuously being undertaken and old functions are being performed more efficiently and on a large scale. This leads to increase in the public expenditure. इसकी वजह से खर्चा ज्यादा हो रहा है। ओके, तो A से हो गया एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, एंड है तो D से है इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर। इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर
In modern times, defense expenditure of the government is increasing even in peace time due to unstable and hostile international relationships. अभी बहुत सारे देखते हैं हम आसपास, बहुत सारे वॉर्स चल रहे हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, तो इसके वजह से हमारे गवर्नमेंट को भी बहुत सारा ये डिफेंस के लिए खर्चा करना पड़ता है टू स्टे अपडेटेड विद देयर टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज द रीजन हमारा जो एक्सपेंडिचर है पब्लिक वो भी बढ़ता जाता है. ओके, नेक्स्ट है बच्चों स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी. यहाँ पे है पॉइंट नंबर 5. Majority of countries in the world are democratic in nature. A democratic form of government is expensive due to regular elections and other such activities. This results in increase in total expenditure of the government. जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं अलग अलग लेवल पे, ये सारे जो भी इलेक्शंस है बच्चों, इन्हें बहुत खर्चा आता है करने के लिए. एंड एज वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हमारे लिए ये खर्चा और भी ज्यादा है. दैट इज वाई गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है. ओके, नेक्स्ट इज बच्चों एड यूपीआई आईडी. सो यू से स्टार्ट होता है अर्बनाइजेशन. लेट अस सी पॉइंट नंबर 3. Spread of urbanization is a global phenomenon of the day. This leads to increase in government expenditure on water supply, roads, energy, schools, colleges, etc. अब देखते हैं बहुत सारे लोग जो है वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आते हैं. इसके वजह से अर्बन एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे और भी मजबूत करने की जरूरत होती है, एंड इसलिए ये जो खर्चा है वो बढ़ जाता है. ओके, सो ग्रोइंग अर्बनाइजेशन इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द एक्सपेंडिचर इज हाई. नेक्स्ट, rapid increase in population. Now this is self-explanatory. Population of developing countries like India is increasing fast. In 2011 census, it was 121.02 crores. As a result, the government has to incur greater expenditure to fulfill the needs of increasing population. अभी ये तो जाहिर है जैसे जैसे population ज्यादा होगी खर्चा भी बढ़ने वाला है. Next, add UPI. I से start होता है inflation. Let us see point number 6. Just like a private individual, the government has to buy goods and services from the market for the spread of economic and social development. Normally, prices show a rising trend. Due to this, government has to incur increasing cost. अभी हम जानते हैं that inflation तो बढ़ता रहता है, इसलिए government भी जो goods and services खरीद रही थी उसके prices भी बढ़ गए. That is why inflation के वजह से expenditure बढ़ गया है. Next, ID. I से स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड D से है डिजास्टर मैनेजमेंट. लेट अस सी पॉइंट नंबर 7. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल ग्रोथ इन द इकोनॉमी. हेंस गवर्नमेंट मेक्स ह्यूज एफर्ट्स फॉर implementing various schemes and programs for industrial development. This results in increase in the government expenditure. अब हम जानते हैं कि अगर इंडस्ट्रीज फ्लरिश करेंगे तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अगर एम्प्लॉयमेंट है तो इनकम होगा, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो इसलिए गवर्नमेंट हैज टू बूस्ट द इंडस्ट्रीज, एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स देता है इंडस्ट्रीज को, और ये जो इंसेंटिव्स है इसकी वजह से बहुत सारा खर्चा बढ़ जाता है. And last point is disaster management. Many natural and man-made calamities like earthquakes, floods, cyclones, social unrest, etc. are occurring more frequently. The government has to spend a huge amount for disaster management, which increases total expenditure. Modern governments are working for welfare state. Hence, there is continuous increase in public expenditure. तो ये जो reasons है बच्चों, इसका हमारा acronym क्या है? Add UPI ID. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. Public revenue. Public revenue means aggregate collection of income with the government through various sources. मतलब जो इनकम आता है गवर्नमेंट को अलग अलग सोर्सेस से, उसे हम कहेंगे पब्लिक रेवेन्यू. Public revenue holds the permanent position in the study of public finance, which is part of the study of economics. Thus, the necessity of public revenue arises due to public expenditure. अभी खर्चा इतना सारा करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो खर्चा कहाँ से करेंगे? गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा? गवर्नमेंट को मिलेगा पब्लिक से. So that is known as public revenue. Let us see sources of public revenue. First is taxes and the other is non-tax revenue. अभी taxes क्या है? Let us see. According to Professor Taussig, the essence of tax is distinguished from other charges by government is the absence of a direct quid pro quo between taxpayer and public authority.
मतलब जो हम टैक्स पे करते हैं, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द टैक्स दैट वी हैव पेड एंड द सर्विस दैट वी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसमें कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेलिगमैन, अ टैक्स इज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन from the person to the government without reference to special benefits conferred। ये कंपलसरी है और यहाँ पे ऐसा गवर्नमेंट कहती नहीं है दैट ये आप टैक्स पे करेंगे तो हम ये बेनिफिट्स आपको देंगे। नहीं, बेनिफिट्स ओवरऑल गवर्नमेंट देती है फॉर सोसाइटीज वेलफेयर, बट ऐसा हम नहीं कह सकते दैट ये पर्टिकुलर टैक्स पे किया इसलिए हमें ये बेनिफिट मिला है। ओके, सो देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन टैक्स एंड बेनिफिट। ऑलराइट, अ टैक्स possesses following essential characteristics. Let us see. It is a compulsory contribution to the government, and every citizen of the country is legally bound to pay tax imposed upon him. It is a major source of revenue to the government. If any person does not pay tax, he can be punished by the government. अब ये हम जानते हैं, the tax pay करना ये हमारी legal duty है. Next, tax is paid by a taxpayer to enable government to incur expenses in the common interests of the society। जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है वो यूज करती है फॉर सोसाइटीज वेलफेयर। ओके, नेक्स्ट, द पेमेंट ऑफ अ टैक्स बाय अ पर्सन डज नॉट एंटाइटल हिम टू रिसीव एनी डायरेक्ट एंड proportionate बेनिफिट और सर्विस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न फॉर द टैक्स। इसका मतलब ये है बच्चों, द बेनिफिट दैट वन रिसीव्स are not proportional to the tax that we pay। Okay, इसमें कोई connection नहीं होता है। And last, taxes imposed on income, property और commodities and services। तो ये सारे हैं बच्चों characteristics of tax। आपको एक और important चीज यहाँ पे दी गई है, canons of taxation। ये हम quickly पढ़ लेते हैं बच्चों because आपको objective type में भी पूछा जा सकता है। Adam Smith, the founder of modern economics, propounded the following 4 canons of taxation. First, canon of equity or equality. Smith suggested that every person will pay taxes to the government in proportion of his ability to pay. It means rich people should pay more tax compared to the poor। ये हम देखते हैं, हमारा टैक्स सिस्टम यही करता है। जिनका इनकम ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स पे करते हैं, जिनका इनकम कम है वो कम टैक्स पे करते हैं। राइट, नेक्स्ट, canon of certainty. According to Smith, the taxpayer should know in advance how much tax he has to pay and what time he has to pay the tax and in what form the tax is to be paid to the government। ये भी हम देखते हैं बच्चों, हमें exactly पता होता है that हमारी ड्यू डेट क्या है, क्या लास्ट डेट है टैक्स पे करने की, कैसे टैक्स पे किया जाना चाहिए, कितना टैक्स पे करना है, ये सब हमें पता होता है। So this is canon of certainty. Next is canon of convenience. According to this canon, every tax should be levied in such a manner and at such a time that it becomes convenient to the taxpayer। taxpayer को conveniently ये tax pay करते आना चाहिए। And lastly, canon of economy. According to this canon, the cost of tax collection should be minimum. If a major portion of the tax proceeds is spent on tax collection itself, then such a tax cannot be considered as a good tax। मतलब गवर्नमेंट को कुछ खर्चा तो उठाना पड़ता है फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम द पीपल, लेकिन वो खर्चा इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए बच्चों। इट शुड बी वेरी वेरी लो। नाउ लेट अस लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। The burden of tax is borne by the person on whom it is levied, as he cannot transfer the burden of tax to others. Impact and incidence of direct tax fall on the same person। For example, personal income tax, wealth tax, etc। मतलब जिस पर्सन को वो टैक्स पे करना है वही पर्सन टैक्स पे करेगा, वो उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता है बर्डन को। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स में हम बर्डन ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? लेट अस सी। Indirect tax is levied on goods or services. It is paid at the time of production or sale and purchase of a commodity or service, right? The burden of an indirect tax can be shifted by the taxpayers to other person. Hence, impact and incidence are on different heads. For example, newly implemented GST in India has replaced almost all indirect taxes। वो जो GST हम पे करते हैं बच्चों, वो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चर है, उस पे वो टैक्स लेवी होता है और वो हमसे
कलेक्ट करता है. इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं दैट इम्पैक्टेड इंसिडेंट्स इज ऑन डिफरेंट पर्सन. उसने उसका बर्डन ट्रांसफर कर दिया, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में हम बर्डन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, ये डू यू नो में क्या लिखा हुआ है. Different direct taxes are further classified into three categories. Proportionate tax, when tax is levied at the same and constant rate on all incomes, it is called proportional tax. Constant rate पे है तो हम उसे कहेंगे proportional. Progressive क्या होता है? A tax, the rate at which increases with every increase in income is called progressive tax. In India, we follow progressive tax system. आपको ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में बच्चों. ओके, एंड लास्ट इज रिग्रेसिव टैक्स. इन रिग्रेसिव टैक्सेशन, larger the income of a taxpayer, the smaller is the proportion of tax. अब ये तो हो गई टैक्स की बात. Now let us look at non-tax revenue of the government. ये non-tax sources के लिए ये शॉर्ट कोड मैंने आपके लिए बनाया है बच्चों. GPS, BFF. G से स्टार्ट होता है गिफ्ट्स, grants and donations. Let us see point number 5. The government may also earn income in the forms of gifts by citizens and others. The government may also receive grants from foreign governments and institutions for general and specific purposes. Foreign aid has become an important source of development finance for a developing country like India. However, this source of revenue is uncertain in nature. जो गवर्नमेंट है उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, ग्रांट्स मिलते हैं, फाइनेंशियल एड मिलती है, एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू. ओके, नेक्स्ट GPS. P से होता है प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स. लेट अस सी prices of public goods and services. Modern government sell various types of commodities and services to the citizens. A price is payment made by the citizens to the government for the goods and services sold to them. For example, हम रेलवेज के लिए जो टिकट बाय करते हैं, that is a source of income for the government. पोस्टल सर्विसेज के लिए जो हम पैसा देते हैं, that is a source of income for the government. नेक्स्ट क्या है देखो बच्चों, GPS. S से स्टार्ट होता है स्पेशल असेसमेंट एंड स्पेशल लेवीज. लेट अस सी the payment made by citizens of a particular locality in exchange for certain special facilities given to them by the authorities is known as special assessment. For example, local bodies can levy a special tax on the residents of a particular area where extra special facilities of roads, energy, water supply etc. are provided. मतलब अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई लोकल बॉडी एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, वो फैसिलिटी के लिए वो कुछ चार्जेस लेवी करती है, एंड दैट इज नोन एज स्पेशल असेसमेंट. और स्पेशल लेवी क्या होता है, लेट अस सी पॉइंट नंबर 6. दिस इज लेवीड ऑन दोज कमोडिटीज द कंजम्पशन ऑफ विच इज हार्मफुल टू द हेल्थ एंड वेलबीइंग ऑफ द सिटीजंस, लाइक फाइन्स एंड पेनल्टीज. द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न इनकम. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकम अर्न करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट टू डिस्करेज द कंजम्पशन of harmful commodities. For example, duties levied on wine, opium, etc. मतलब डिस्करेज करने के लिए हम जो भी ड्यूटीज लेवी करते हैं उसे हम कहेंगे स्पेशल लेवी. नेक्स्ट GPS BFF. B से स्टार्ट होता है बच्चों borrowings. Let us see point number 7. The government can borrow from the people in the form of deposits, bonds, etc. It also gets loans from foreign governments and organizations such as IMF, World Bank, etc. Loans are becoming more and more popular source of revenue for the governments in modern time. तो गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग सोर्सेज से बोरो भी करती है जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है. एंड नेक्स्ट इज फीस एंड फाइन्स एंड पेनल्टीज. लेट अस सी फीस. अ टैक्स is paid compulsorily without any return service. Various fee is paid in return for certain specific services rendered by the government. For example, education fee, registration fee, etc. अभी हम जो ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए फीस पे करते हैं, ये क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है ना. हमने ये फी दिया एंड नाउ वी कैन अपीयर फॉर द एग्जाम. तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए. एंड लास्टली फाइन्स एंड पेनल्टीज. द गवर्नमेंट imposes fines and penalties on those who violate the laws of the country. The objective of imposition of fines and penalties is not to earn income but to discourage the citizens from violating the laws framed by the government. For example,
फाइन्स फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स एक्सेट्रा। तब जैसे हमने स्पेशल लेवी में देखा, फाइन्स के लिए भी इनकम अर्न करना ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है गवर्नमेंट का, डिस्करेज करना ये ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा शॉर्ट कोड है नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज के लिए GPS BFF। ऑलराइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज बच्चों पब्लिक डेट। अब ये क्या है, लेट अस सी। लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल, द गवर्नमेंट आल्सो नीड्स टू रेज लोन्स। इन फैक्ट, रेजिंग डेट इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ एनी गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जनरली एक्सीड्स गवर्नमेंट रेवेन्यू। बहुत बार एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है रेवेन्यू से और इसीलिए डेट की जरूरत पड़ती है। देखिए, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डेट, internal and external debt. Internal debt, when a government borrows from its citizens, banks, central bank, financial institutions, business houses within the country, it is known as internal debt. मतलब within the country जब भी गवर्नमेंट बोरो करता है अलग अलग सोर्सेज से, वो हो जाएगा internal debt. तो external debt क्या हुआ? When a government borrows from foreign governments, foreign banks or institutions, international organizations like IMF, World Bank, etc., it is known as external debt. Now let us look at the differences between internal debt and external debt. Internal debt is raised within the economy and external debt is raised outside. Internal debt is voluntary or compulsory in nature. However, external debt is voluntary in nature because internally government कह सकती है that no, I want this, but externally it can't be forced, right? Internal debt के लिए डोमेस्टिक करेंसी यूज होती है, लेकिन एक्सटर्नल डेट के लिए फॉरेन करेंसी यूज होगी। एंड लास्टली, इंटरनल डेट इज लेस कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट, हाउएवर एक्सटर्नल डेट इज मोर कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट। ओके, मूविंग अहेड, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी इज द मीन्स बाय विच अ गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल्स एंड टैक्स रेट्स टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस a nation's economy. फिस्कल पॉलिसी मतलब अलग अलग पॉलिसीज होते हैं जिससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंट्रोल करती है। अलग अलग टैक्सेशन के पॉलिसीज होते हैं, RBI मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। ये सारे पॉलिसीज लाए जाते हैं टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, टू कीप एवरीथिंग इन चेक। हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एंड डेट है, इसे प्रॉपर्ली बैलेंस करना है एंड दैट इज व्हाई फिस्कल पॉलिसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It deals with the public expenditure, public revenue and public debt. In short, it is the financial policy implemented by the government. Okay. Next, financial administration. A smooth and efficient implementation of revenue, expenditure and debt policy of the government is referred to as financial administration. This includes preparation and implementation of government budgets along with overall growth of the country. फिस्कल पॉलिसी तो फ्रेम कर दी, लेकिन ये पॉलिसी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होनी चाहिए, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बजट. नाउ लेट अस सी गवर्नमेंट बजट. Budget is an important instrument of financial administration through which all the financial affairs of the state are regulated. Budget is a financial statement showing expected receipts and proposed expenditures of the government in the coming financial year. Please remember, जो बजट होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, पास्ट वाला नहीं होता है. अगले साल में क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे और कहाँ से इनकम मिलने वाला है, ये हम दिखाते हैं. इसका लेखा जोखा इज अ बजट. इन इंडिया अ फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1st April to 31st March. Article 112 of the Constitution of India has a provision for annual financial statement. In every budget, a set of 7 budget documents describes the details of the government finance in India. ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है बच्चों. ओके, द वर्ड बजट इज derived from the French word budget, which means a bag or a wallet containing financial proposals. These financial proposals are in the form of government expenditure and revenue. Next, revenue and capital budget. Revenue budget क्या होता है? It consists of revenue receipts and revenue expenditure of the government. Revenue receipts are divided into tax and non-tax revenue. Revenue expenditure comprises of interest paid on government borrowings, subsidies, grants, etc.
तो जो रेवेन्यू, जो रोजमर्रा का खर्चा है, जो रोजमर्रा का इनकम है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, इफ दैट यू आर स्टेटिंग देन दैट बिकम्स द रेवेन्यू बजट. तो कैपिटल बजट क्या होगा? कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंसेस. कैपिटल रिसीट्स आर गवर्नमेंट लोन्स raised from the public and Reserve Bank of India, divestment of equity holding in the public sector enterprises, loans received from foreign governments and other foreign bodies, state deposit funds, special deposits, etc. कैपिटल रिसीट्स क्या है? गवर्नमेंट को अलग अलग जगह से लोन्स मिलते हैं, बोरिंग्स मिलते हैं. ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, राइट? और ये बहुत ज्यादा अमाउंट के होते हैं. दैट इज कैपिटल रिसीट्स. और कैपिटल पेमेंट क्या है? कैपिटल पेमेंट refers to the capital expenditure on various developmental projects, investments by the government, loans given to state government and government companies, corporations, etc. Besides, it includes expenditure on social and community development, defense and general services. तो majority of the खर्चा जो होता है that is capital expenditure. तो जो central budget है वो दो हिस्सों में बांटा जाता है, revenue and capital budget. Okay, now let us look at the different types of budget. The budgetary provisions of public expenditure and revenue need to be at different levels as per changing needs of the economy. Accordingly, government budget is of three types: balanced budget, surplus budget and deficit budget. Let us see. Balanced budget. Government budget is said to be balanced when estimated revenue and expenditure of the government are equal. मतलब जब expenditure and revenue ये equal होंगे तो हम कहेंगे ये balanced budget है. That is government receipt is equal to government expenditure. But क्या ये actually हो सकता है? No, this can't really happen. The concept of a balanced budget was advocated by classical economics like Adam Smith. It was considered as neutral in its effect on the working of the economy, and hence they regarded it as the best. However, modern economists believe that policy of balanced budget may not always be suitable for the economy. Modern governments are welfare entities. They cannot keep their expenditure at the level of their receipts. तो जो मॉडर्न इकोनॉमीज होते हैं ये वेलफेयर ओरिएंटेड है, उन्हें बहुत सारा पब्लिक एक्सपेंडिचर करना होता है. तो यहाँ पे वो सिर्फ जितना रेवेन्यू मिल रहा है उतना ही खर्चा करेंगे तो सोसाइटी डेवलप कैसे होगी, इकोनॉमी कैसे प्रॉस्पर करेगी. तो दैट इज वाई बैलेंस बजट अभी हमें देखने नहीं मिलता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ बजट इज सरप्लस बजट. गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी सरप्लस व्हेन estimated government receipts are more than estimated government expenditure. That is, anticipated receipts are more than estimated expenditure. A surplus budget may prove useful during the period of inflation. In the period of inflation, there is a tendency for prices to rise rapidly. Prices बहुत बढ़ते हैं, उसे ही हम inflation कहते हैं, right? This needs to be checked, particularly in the interest of those who have more or less fixed income. The rise in the prices can be checked by lowering the level of effective demand in the economy. This can be done by increasing taxes, which would increase the revenue of the government and reduce the purchasing power of the people. As a result, aggregate demand will fall, leading to downward movement in the price. Thus, inflationary pressures can be controlled. अभी इसका क्या मतलब है क्विकली हम देख लेते हैं बच्चों. इन्फ्लेशन का ये मतलब होता है दैट प्राइसेस आर वेरी हाई. हमने ये देखा हुआ है बच्चों, कोई भी कमोडिटी की अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है देन ऑब्वियसली टू कंटेन द डिमांड हम प्राइस भी बढ़ाएंगे, राइट? तो प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज व्हेन डिमांड इज हाई. और डिमांड हाई क्यों है? बिकॉज लोगों के पास इनकम है. जो इनकम है इसका मतलब लोगों के पास वो परचेज करने का पावर है, दैट इज वाई वो डिमांड कर पा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, परचेजिंग पावर कहाँ से आता है? जो हमारा इनकम है वहां से. तो गवर्नमेंट इन सच सिनेरियोज इंक्रीजेस द टैक्स रेट. अगर टैक्स रेट बढ़ गया तो हमारे पास की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी. हम अगर टैक्स ज्यादा पे करेंगे तो हमारे हाथ में जो बचा हुआ इनकम है वो कम हो जाएगा. और अगर इनकम कम है तो अपने आप जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. और अगर डिमांड कम हो गई तो ऑब्वियसली
prices of the commodities will start falling और इससे इन्फ्लेशन कंटेन हो सकता है. ऐसे बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट अंडरटेक करते हैं टू कंटेन इन्फ्लेशन. दिस इज वन ऑफ देम. तो सरप्लस बजट इन्फ्लेशन को कंटेन करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, डेफिसिट बजट. गवर्नमेंट बजट इज सेट टू बी डेफिसिट व्हेन anticipated receipts are less than the government expenditure. मतलब एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है लेकिन रिसीट्स कम है. A deficit budget may prove useful during the period of depression. हमारा जो प्राइसेस है वो फॉल हो रहे हैं, मतलब वी नीड टू रिवाइव द मार्केट. इसीलिए क्या करेगी गवर्नमेंट? लेट अस सी. In the period of depression, all economic activities are at low level, which results in unemployment. This can be checked by increasing government expenditure, by borrowing money and through deficit financing. बहुत सारा पैसा अगर मार्केट में आ गया तो ऑब्वियसली ये इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा एंड देन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट गोज अप देन इनकम विल गो अप एंड इनकम अगर होगा तो डिमांड बढ़ेगी एंड दैट इज हाउ द इकोनॉमी विल कम आउट ऑफ रिसेशन. ओके, developing countries like India have consistently resorted to deficit budget for economic development. ओके, तो हमारा जो बजट होता है वो डेफिसिट बजट होता है. एंड लास्टली, इंपॉर्टेंस ऑफ बजट. यूनियन बजट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स पीपल एंड इकोनॉमी इन जनरल इन अ नंबर ऑफ वेज. Taxes are the most interesting part of any budget. Taxes determine the fate of businesses as well as individuals. The level of disposable income of the taxpayers depends on tax rates presented in the budget. Disposable income क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारी टोटल सैलरी है 100 रुपीज और 10 रुपीज हमारा टैक्स है तो 100 minus 10, 90 becomes our disposable income. Okay, government expenditure on various heads such as defense, administration, infrastructure, education, etc. affects the lives of the citizens as well as overall economy. Also, budget is important because governments use it as a medium for implementing economic policies in the country. Budgetary actions of the government affect production, size and distribution of income, and utilization of human and material resources of the country. Thus, the scope and importance of public finance in a modern economy has undergone an immense change since last 100 years. Okay, I hope बच्चों ये क्विक रिविजन लेक्चर आपको बहुत ही अच्छी से समझ गया है. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे सिलेबस का. अगर आपको ये लेक्चर अच्छी से समझ में आया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप स्टडिंग.